सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, तो जब भी हम लोग कुछ मेजरमेंट करते हैं बच्चों, नापते हैं, जब हम मान लो ये पेन की लंबाई नापने गए या दूरी नाप रहे हैं, कुछ भी नाप रहे हैं, लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट होता है तो हम लोग नापते ही रहते हैं, कभी रेजिस्टेंस नाप रहे हैं, करंट नाप रहे हैं, तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो डाउटफुल रहता है कि सही से आ रहा है गलत। जैसे मान लो हमें पेन की लंबाई नापे 1.42, 1.42, मेरी बात को ध्यान सुनना, अब अगली बार नापे तो 1.43 जैसा लग रहा है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको, समझ में आ रहा है। तो लास्ट वाला डिजिट क्या होता है, कम ज्यादा रहता है हम लोग का, थोड़ा अनसर्टेन रहता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर उसको बोलते हैं कि मेजरमेंट के वक्त जो जो डिजिट आपको सही सही पता हो उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। फिर से, मेजरमेंट के वक्त जो जो डिजिट आपको सही सही पक्का भरोसे के साथ पता है कि हाँ ये डिजिट आएगा पक्का, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। समझ में आया। द डिजिट्स विच आर रिलायबली, रिलायबल समझता है भरोसेमंद, रिलायबली नोन ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के वक्त जो जो डिजिट आपको सही सही पता हो उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकलता कैसे है, तो उसके 4 रूल्स हम आपको बताएंगे, बहुत आसान रूल बताएंगे, उतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा और एक बार में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिलायबली नोन एंड द डिजिट विच आर अनसर्टेन, यानी ऐसे संख्या जो अब मेजरमेंट के वक्त आपको पक्का पक्का पता हो और वो भी संख्या को शामिल करो जिस पे आपको डाउट है, अनसर्टेन है, उसको मिला करके सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के बच्चों बहुत सारे रूल्स आपको पढ़ाए जाते हैं बुक में, बट हम कोई रूल नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम शॉर्ट में तरीका समझा देंगे और पूरे क्वेश्चन बनेंगे। देखो, पहला पहला तो सब लोग यही पढ़ाता है, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, सारे नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़, जो जीरो नहीं है ना वो पक्का गिनो, उसको मत छोड़ो। गिन लिया हमने 1 से लेकर 9 तक, डाउट सारा जीरो को लेकर के। देखो हमने लिखा है जीरो 3 प्रकार का होता है, एक होता है ट्रैप जीरो जो बीच में आता है, और लीडिंग जीरो जो पहले आता है, और ट्रेलिंग जीरो जो लास्ट में आता है। समझ गया होगा। ट्रैप जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, बीच में दो गो नंबर के बीच में जो जीरो है पक्का सिग्निफिकेंट होगा, उसको गिनना, ठीक है। यहाँ गिनना पड़ता है। देखो नंबर ऑफ डिजिट्स बोला है, डिजिट नहीं नंबर ऑफ, कौन आया इससे मतलब नहीं है, कितने लोग आए वो गिन के बताना है। लीडिंग मतलब जो पहले रहता, पहले वाला जीरो कभी नहीं गिनेंगे। ट्रेलिंग मतलब जो अंत में आया, अंत में आया, अगर डेसिमल है नंबर में तो सिग्निफिकेंट, और अगर डेसिमल नहीं है नंबर में तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, ओके। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखेंगे 0.8001, 0.00230, 600.00, 201, 2.1 into 10 का पावर -3, 0.003, 20.003, 0.12001, और 896.80। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो अपने पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस, सॉरी फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, बताना है कि कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है। चलो बच्चों ध्यान से देखेंगे फटाफट। पहला वाला, ये सामने वाला जीरो नहीं गिनते हैं, लीडिंग वाला नहीं गिनते, ये बीच वाले जीरो गिनते हैं, गिनो, नॉन जीरो सब गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 लिख के गोला बना दिया हम, याद रखना हम गोला बनाते हैं। उसके बाद ये देखो, ये सामने का जीरो है नहीं गिनेंगे, ये पीछे वाला जीरो गिनेंगे, 1 2 3, कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, 3। उसके बाद देखो ये देखो ये डेसिमल आ गया, तो डेसिमल आ गया, और पीछे के जीरो, देखो पीछे के जीरो को ट्रेलिंग बोलते हैं, ट्रेलिंग में अगर डेसिमल आ गया तो गिनते हैं, तो 3 2 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 2 3, बीच वाला जीरो गिनेंगे 3। ये 10 के पावर को नहीं गिनते, 10 के पावर को नहीं गिनते, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, याद रखना 10 के पावर को नहीं गिनते बिकॉज जो जीरो जीरो है, डेसिमल है। अगला, सामने का जीरो नहीं गिनते हैं, सामने का जीरो नहीं गिनते तो ये तीनों छोड़ देंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट का जीरो गिनते हैं, लास्ट का जीरो गिनते हैं, अगर डेसिमल आया तो 5। अब देखो ये बीच का जीरो गिनेंगे, सामने का नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखो लास्ट का गिनेंगे क्योंकि जीरो और डेसिमल आ गया इसलिए 1 2 3 4 5। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए मेरे से, हम पॉज कर रहे हैं।
देखिए तो हम आपको तीन डिवाइस बताने वाले हैं, इसके बारे में आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, बट यहां पर नाम सुनते जाओ, शायद आपको वहां मजा आए। देखिए तीन चीजें हैं जिससे हम लोग मेजर करते हैं। हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाएं तो आपको बताएं कि ये सब एक मेजरमेंट है, इट्स नॉट योर मैथमेटिकल नंबर। आप इसको मैथ्स के नंबर से तुलना मत कीजिएगा, वरना आप ये कभी जिंदगी में नहीं समझ पाओगे कि 10,000 एक क्यों हो गया। बच्चा यही सोच रहा है कि 10,000 रुपया को सर 1 रुपया बना दिए। अरे नहीं भाई, हमने बोला कि कौन कौन सा अंक यहाँ पर मेरे काम का है, सिर्फ एक अंक काम का है 1, बाकी ये 0 मेरे कोई काम के नहीं। हम इनको हटा देंगे और इनको लिख देंगे 10 के पावर में। देखो इनको हम कैसे बेइज्जती करेंगे, हम इसको नीचे लिख देंगे 1 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4। नाउ इट्स ओवर। तो बताइए मेरे काम के कितने अंक है? 1 डिजिट इज यूजफुल फॉर मी, सो आई एम टेलिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। महत्व, एक्चुअली सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब होता है महत्व, समझता है? वैल्यू। कौन वैल्यू वाला है? एगो। फील हो गया होगा। यहां आ जाओ, एक नंबर है 0.003। तो आपको पता होगा कि डेसिमल को जब हम लोग आगे उछालते हैं तो ये जो सामने के जीरो होते हैं वो दिखावे के लिए लिखा जाता है। दिखावा समझता है, अंक पूरा करने के लिए, 3 गो अंक पूरा करना है, कोई नहीं मिल रहा तो 0 टपका दो। तो ये दिखावा है ना, असली में मेरे कोई काम का है? नो। कोई बोला क्यों? क्योंकि आई कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस, 3 इंटू 10 का पावर -3। बताओ कितने नंबर मेरे काम के रह गए? एगो। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर एगो है। अब तो फील हो गया होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि ये क्यों ऐसा कानून बनाया गया। समझ में आ गया होगा? यस। चलिए अब आ जाइए इधर। अब सवाल एक बच्चा पूछता है कि सर आप 5 लिखते हो सेंटीमीटर और 5.0 सेंटीमीटर लिखते हो, क्या ये दोनों सेम है? आई एम टेलिंग नो, सेम नहीं है। ये वाला अलग है, ये वाला अलग। को बोला क्यों? ये भी 5 है, ये भी 5 है। 5.0 को तो हम 5 लिखते थे, तो बचपन में लिखते थे ना यार, 11th में नहीं लिखेंगे। कोई बोला सर 11th में सब चीज अलग हो रहा है। हाँ, इसको मतलब तुम समझ लोगे, तुम खुद ही समझ जाओगे हम क्यों अलग बोल रहे हैं। इसका मतलब कि बच्चे ने सिर्फ सेंटीमीटर में नापना, 1 नापा, 2 नापा, 3 नापा, 4 नापा, 5 नापा, 5 के बाद 6 नाप लिया। अगर हम मुझसे पूछेंगे और लंबा नाप, तो सीधे 6 बोलेगा, 5 के बीच में कुछ नहीं बोलेगा। कोई बोला क्यों? क्योंकि इसके बाद तो डेसिमल के बाद डिजिट ही नहीं है। इसको देखो 5.0 मतलब इसने 5 के बाद एक डिजिट डेसिमल में नापा है। कोई बोला 0 तो आ गया, क्या फर्क पड़ा? अरे हाँ मान लिया 0 आ गया, लेकिन मान लो 5 के बाद 1 रहता तुम्हारे पेन की लंबाई, तो वो नापता ना। उसके बातों पे हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। हम आपको एग्जांपल दिए बेस्ट वाला, फिर से हम आपको एग्जांपल देते हैं। एक बच्चा आपको समय बताता है 3:20 हो गया, दूसरा बच्चा आता है बताता है 3:19:50, विच इज एक्यूरेट। तुम जरूर बोलोगे सर ये सेकंड वाला में जो वैल्यू बोल रहा है ना ज्यादा भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि बहुत सही घड़ी देखा होगा, तो हर चीज देखा है इसने, राइट। वही चीज तो हम भी बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये 5 सेंटीमीटर बोला तो इसने सही नहीं नापा, क्योंकि इसने डेसिमल की तो बात ही नहीं की है। इसका मतलब ये 5 के बाद अगर थोड़ा सा कम ज्यादा भी हुआ होगा तो इग्नोर कर दिया होगा उसने। हाँ, और ये पक्का डिजिट के बाद 1 नापा है, मतलब अगर 5 के बाद थोड़ा ज्यादा रहता तो यहां लिखा मिलता, 1 मिलता, 2 मिलता, अगर होता तो कौन ज्यादा सही मेजरमेंट कर रहा है? ये डेसिमल के बाद 1 अंक नाप रहा है। ओके, तो जितना छोटा से छोटा वैल्यू कोई नाप सकता है उसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट मतलब सबसे छोटा वैल्यू। तो आपको पता होगा आपके स्केल में 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होता है, मतलब डेसिमल के बाद 1 अंक नाप सकते हो। समझना मेरी बात को ध्यान से। आप ये पेन लो, आज घर जाके स्केल से नापना। तुम देखोगे अच्छा इसकी लंबाई आपको दिख रही होगी 6.1, 6.2, सबकी पेन थोड़ी कम ज्यादा होगी। पॉइंट के बाद एक ही दिखेगा। क्या तुम 6 के बाद 0.1213 बता सकते हो? नो, क्योंकि उसमें है नहीं ऐसे लाइन बने हुए। तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर को कोई 1 mm भी बोल सकता है। 1 mm पता है ना? 1.1 सेंटीमीटर 1 mm होता है। वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक दिखाता है, तो 0.01 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम इस पेन को जाके वर्नियर कैलिपर में नापे तो ये आएगा आंसर 6.21 या 6.22, 6.23 ऐसा आएगा वर्नियर कैलिपर में। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आना बताएंगे। तो तुम मेरे को बताओ किसका मेजरमेंट एक्यूरेट है? वर्नियर कैलिपर और मीटर स्केल में कौन एक्यूरेट है? वर्नियर कैलिपर भाई। ये होता है 0.001 सेंटीमीटर, यानी ये डेसिमल के बाद 3 अंक नाप सकता, ये 2 अंक और ये 1 अंक। तो इसका रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होगा। विच इज मोर एक्यूरेट? एक्यूरेट वर्ड को साइंस में एक वर्ड बोल दिया प्रिसाइज। प्रिसाइज याद कर जाओ, कौन ज्यादा प्रिसाइज है? स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज। याद कर जाओ, इसमें से एक नीट में क्वेश्चन गिरता है, बहुत जनरल क्वेश्चन, कि लिस्ट काउंट बता दो, कौन ज्यादा प्रिसाइज है, किसका ज्यादा एक्यूरेट है, वगैरह वगैरह। ये 3 नाम में उलझाते रहते हो पकड़ के। इसका डिस्कवरी जब बच्चों जोसेफ प्राउस्ट, जे प्राउस्ट, यानी प्राउस्ट लिखोगे तो चलता है। ये लॉ क्या बोलता है
ये लॉ कुछ ज्यादा बकवास नहीं करता है। ये लॉ बोलता है कि जब आप कोई भी कंपाउंड लिखते हो ना, जैसे मान लो हम H2O लिखे, कोई भी कंपाउंड लिखोगे तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन एलिमेंट है बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन एलिमेंट्स का जो रेशियो ऑफ मास है वो फिक्स रहता है। समझ रहा मेरी बात से, उनमें रेशियो ऑफ मास फिक्स होता है। मतलब समझना कि अगर आपके पास वाटर है, थोड़ा मेरी बात समझना, आपके पास वाटर है, उसमें दो एलिमेंट है, इस वाटर को हम दुनिया के किसी भी कोने से ला लें, और हम इस वाटर को दुनिया के किसी भी कोने से ला लें, चाहे हम सी वाटर ला लें, चाहे आप नल का वाटर ला लो, चाहे आप रिवर वाटर ला लो, दुनिया के किसी भी वाटर में, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर कहलाने के लिए कोई भी दो एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट को 2:16 में ज्वाइन होना होगा। कोई बोला कहां से आया, तो आपको हम कल सिखा रहे थे, हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, 2 बार है, और ऑक्सीजन का 16, यानी इसको काट दोगे अगर तो ये रेशियो आता है 1:8। बोलो समझ आ गया। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि कंपाउंड का जो फार्मूला है ना वो फिक्स है। इसका कंक्लूजन सुनो, वो बोलना चाह रहा है कंपाउंड का फार्मूला फिक्स है। क्यों, एक बच्चा लिख दिया वाटर का फार्मूला H3O, तो हम बोलेंगे वाटर नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि वाटर होने के लिए रेशियो कितना आना चाहिए, 1:8। अब आप देख करो 1:8 आ रहा है क्या, अब 1:8 आ रहा है क्या, चेक करो, यहाँ 3 है, यहाँ 16 है, कहां आ रहा है, ये वाटर नहीं है, हम पक्का बोल देंगे। समझ में आ रहा है। तो मान लो हम आपको पानी जैसा कोई केमिकल दे दें, देखो बहुत सारे केमिकल, 90% केमिकल पानी जैसा दिखते हैं, 90% जितने भी एसिड है सब। तो हम मान लो आपको दे दें, मजाक करें और बोले बताओ ये पानी है कि नहीं, बच्चा बोला पी के बता देते हैं, बाप रे बाप, खतरों के खिलाड़ी पी के बता, पिएंगे क्या, केमिस्ट्री के केमिकल को रिस्क लेंगे, चख के बताएंगे, वो कहा सब्जी है, खा के चेक करोगे मसाला है कि नहीं, मर ही जाओगे। तो पी के नहीं बताएंगे, उसमें चेक करेंगे हम, उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालेंगे, और उसका मास का रेशियो देखेंगे डिवाइड करके। अगर वो, और पूरे कंपाउंड में मान लो, देखो इधर, पूरे कंपाउंड में मान लो, पूरे कंपाउंड में मान लो 100 ग्राम, पूरे कंपाउंड में 100 ग्राम हाइड्रोजन निकला, मेरी बात को दिल से समझना, पूरे कंपाउंड में 100 ग्राम हाइड्रोजन निकला, और पूरे कंपाउंड में 600 ग्राम ऑक्सीजन निकला। समझना, हमने एक कंपाउंड लिया, उसको चेक किया, उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाला, मास निकाले। ये आपको सिखाया जाएगा कैसे निकालना, इसी चैप्टर में कैसे निकाले सर, तुमको पूछना चाहिए सर कैसे निकाले पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वेट आई विल टीच यू। तो बताओ ये वाटर है कि नहीं, वो कंपाउंड चेक करते हैं। तो वाटर होने के लिए इनका रेशियो कितना आना चाहिए, वाटर होने के लिए इनका रेशियो कितना आना चाहिए, 1:8। लेकिन अभी कितना रेशियो आ रहा, यानी ये कोई कंपाउंड दूसरा है, यानी ये कोई दूसरा कंपाउंड है। ये बात समझ में आ गई, लॉ क्या बोल रहा है, सब लोग बताएंगे। तो बताओ ये लॉ सही है कि नहीं, काम का है कि नहीं, बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। कंपाउंड का टेस्टिंग यही करेगा, कोई भी कंपाउंड, जैसे हमको कोई बोला कि CO2 है कि नहीं चेक कर, तो हम पहले CO2 का रेशियो निकाल के रख लेंगे अपने पास, CO। कार्बन का मास कितना होता है बोलो, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 1 का होता है। देखो आपको सब याद हो रहा है ना, नहीं याद हो रहा तो आप कॉपी के कोने में ऐसा लिखना। देखिए एक समय था जब हम पढ़ाना चालू किए थे, बहुत साल पहले, वंस अपॉन ए टाइम, अब तो बहुत साल हो गया, 9वां साल, 9th ईयर्स चालू हो गया, तो पहले 8 लिखते थे, अब 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो 9 साल पहले जब हम पढ़ाना चालू किए तो मेरे को भी मास नंबर याद नहीं थे, सुन लो, और आज लगभग सब याद है, लगभग, हमें भी नहीं बोल सकते कि सब याद है, कहीं गड़बड़ हो जाता तो ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं होती है। तो लगभग सब याद है, कैसे, तो हम अपने नोट्स में ऐसे लिखते थे, अभी तो नहीं लिखने की जरूरत पड़ती, सब याद हो गया। तो देखो ऐसे लिखते थे, और लिखते लिखते भाई यहां तक पहुंच गए हम, कितना याद है मेरे को, तुमको क्या बता दे। अब देखो इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16 हो गया। अब ये काटोगे कार्बन को और ऑक्सीजन को, तो ये कट जाएगा आपका, 4 से कट रहा है ना, 4 3 जा 4 4 जा, एंड रेशियो कितना आ गया, 3:8, 3:4 है। ओ सॉरी ये 2 है ना, हाँ 16 सिखा रहे थे हम, 32 होगा, 16 × 2, तो 4 से काटोगे तो 3:8 ही आ रहा था ना, ये मेरे को याद है 3:8, इसलिए सही लिख दिया था हमने, 4 3 जा, अब 4 8 32, सही है। ये रेशियो कितना आ रहा, 3:8। तो कार्बन होने के लिए अनुपात 3:8 का होना चाहिए, तो कार्बन हो गया, बहुत अच्छा। ये लॉ ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले हम आपको समझा दिए फिर लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ elements are combined
एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स्ड होल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुक जाओ, होल नंबर रेशियो चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स होल नंबर रेशियो ऑफ देयर वेट टू फॉर्म कंपाउंड। बस तो समझ के लिखना, रटना नहीं है भाई, समझ के हमने लिखा है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो एलिमेंट जुड़ेंगे कंपाउंड बनाने के लिए तो उनका जो रेशियो होगा वो होल नंबर में भी होना चाहिए। ओ ओ ओ देखो आप आगे जाओगे 11th में भी और 12th में भी एक पढ़ाया जाता है कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड पढ़ते हैं, पॉइंट में होता है तो बताया जाता है वहां पे कि ये नॉन स्क्योमेट्रिक कंपाउंड है। क्यों? इट डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये पढ़ाया जाएगा, याद रखना। ऐसे कंपाउंड भी हैं केमिस्ट्री में जो इस लॉ को पालन नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। आगे बताएंगे, अभी बस नाम सुन लो, ठीक है। एग्जांपल बताया ना अभी, वेनेडियम 2.5 हो, ऐसे यहां पे पॉइंट में रहता है, ठीक है। तो आप गूगल पे कर दोगे नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड, आ जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल है, हजारों एग्जांपल है, देखोगे दिमाग चक्कर खा जाएगा। वहां होल नंबर नहीं होता है, वहां होल नंबर नहीं होता, पॉइंट में होता है। आपको पढ़ाया जाएगा, वेट करो, आपको पढ़ाया जाएगा 11th में। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ छूट गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से एलिमेंट्स आर कंबाइंड, एलिमेंट्स जुड़ते हैं इन फिक्स होल नंबर रेशियो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, होल नंबर में रेशियो होना चाहिए। किस चीज का होल नंबर में रेशियो? देयर वेट, उनके वेट का रेशियो होना चाहिए होल नंबर में, टू फॉर्म ए कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। पॉइंट में नहीं जोड़ सकते हैं, होल नंबर, ये 3 ग्राम है तो ये 5 ग्राम है, ऐसा चलेगा। ये 3.1 ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात इस लॉ को पढ़ के समझ सकते हो कि एवरी ध्यान सुनना रे, एवरी कंपाउंड हैव यूनिक कंपोजिशन। क्या मतलब समझे नहीं? अबे हर कंपाउंड का ये रेशियो अलग अलग है, हर कंपाउंड का रेशियो अलग अलग है, समझ में आया? सेम रहेगा तो फिर तो गड़बड़ हो गया। दैट इज अलग अलग रेशियो, देखो हिंदी में लिखो यार, मेरे को ना हिंदी बड़ा मस्त लगता है। दैट इज डिफरेंट रेशियो, डिफरेंट रेशियो है सबका भाई, मिक्सअप नहीं हो सकता। मतलब हमने बोल दिया 1:8 तो पानी 6, कोई बोला क्या है तो पानी के अलावा किसी का 1:8 नहीं हो सकता, यूनिक समझता है, यूनिक। तो कंपाउंड की पहचान इस लॉ से की जा सकती है। वाओ सर, आपको बस रेशियो याद होना चाहिए। वो तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे रेशियो याद रखा होगा और सब पता करते होंगे टेस्टिंग से, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, यस 3:8 मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ में आ गया लॉ? बोलो प्रिया, दिमाग तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आया है? एक ही एक्सेप्शन है सर इसका। नहीं होगा नहीं। चलिए सर इसमें तो वो भी रहता है ना, CO14 एटॉमिक मास, इसमें C4। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, एक सेकेंड रुकेंगे, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल समझ में आ गया, वाटर लिखो, CO2 लिखो और भी कुछ भी लिखो। अब हर लॉ में बाद में कुछ ना कुछ दोष निकाला गया है, हर लॉ में, जैसे पहले लॉ में दोष निकाले थे, इस लॉ में भी कुछ गड़बड़ी देखा गया। क्या गड़बड़ी है भाई, कोई गेस कर रहा है? कुछ इसके मिले नहीं होंगे सर, चेंज करते रहेंगे। देखा लिमिटेशन, मास, एटॉमिक मास, लिमिटेशंस। देखिए पहला लिमिटेशन है फॉर आइसोटोप। अब देखो कैसे आइसोटोप के लिए कैसे लिमिटेशन है, थोड़ा समझना। जैसे वाटर दो प्रकार का होता है, एक देखिए H2O और एक होता है D2O। क्या है सर ये? अरे भाई हाइड्रोजन के 3 गो आइसोटोप सुने हो बचवा? यस सर सुने हैं। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप हाइड्रोजन होता है या प्रोटियम बोलते हैं, और दूसरा ड्यूटेरियम, और एक ट्राइटियम होता है। लो
तो इसका मास देखना बच्चों, दिमाग हिल जाएगा। 1 2 इसका मास 1, इसका 2, इसका 3। तो अगर हम यहां पर रेशियो निकाले H2O में, तो ये तो रेशियो आ रहा है 2:16, 1:8। वाह भाई वाह, मजा आ गया। बट ये भी तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ना जी, है तो हाइड्रोजन है ना, तुम इसको कुछ दूसरा तो नाम नहीं दे दोगे ना, नहीं सर ये तो हाइड्रोजन ही है। तो इसका मास तो 2 होता है, एक ड्यूटेरियम का मास 2 होता है, तो 2 का कितना आ जाएगा 4:16, काटोगे तो आ जाएगा 1:4 4। तो आइसोटोप के केस में क्या दिख रहा है तुमको कि एक ही कंपाउंड के अलग अलग रेशियो हो जाएंगे। बट इस लॉ ने तो बोला था हर कंपाउंड का रेशियो सेम होगा, सॉरी एक जैसे कंपाउंड का रेशियो एक जैसा होगा, ये तो एक जैसे कंपाउंड के अलग अलग रेशियो आ गए। तो आइसोटोप के केस में ये लॉ ओबे नहीं हो सकता है, बिकॉज आइसोटोप के मास अलग अलग होते हैं, समझा नहीं। अब ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, देखो एक ऑक्सीजन 16 होता है और एक ऑक्सीजन 18 होता है। तो मान लो वाटर बनने के लिए ऑक्सीजन 16 वाला जुड़ा तो रेशियो ये ठीक आएगा। मान लो वाटर बनने के लिए ऑक्सीजन 18 वाला जुड़ गया, हो गया नाश तुम्हारा लॉ। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, C12 C14, C12 भी CO2 बनाता है और C14 भी CO2 बनाता है, इसका तो नाम भी अलग नहीं है। और यहां रेशियो निकालेंगे तो यहां आएगा 12:32 और यहां निकालोगे तो 14:32, हो गया गलत। एक ही कंपाउंड के अलग अलग रेशियो हो गए, एक ही कंपाउंड के अलग अलग रेशियो हो गए, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट रेशियो हो गए। वाटर ही बोलेंगे इसको, भी वाटर ही बोलते हैं, हेवी वाटर, कोई कोई ऐसा हेवी वाटर बोलता है, भारी वजन ज्यादा है और ये वाटर, वही तो दिक्कत है, नहीं पता चलेगा, ये तो लिमिटेशन हो गया। अगर आप D2 और H2 लाके दे दिया तो लग गई तुम्हारे लौ की। तो हमने CO2 लाके दिया लेकिन हमने कार्बन 14 वाला CO2 दे दिया, तो सामने वाले को दिक्कत हो जाएगा, चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 3:8 का इंतजार करेगा, 3:8 मिलेगा ही नहीं उसको, 3:8 मिलेगा ही नहीं। तो पहली बात कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन आइसोटोप्स, ठीक है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप, आइसोटोप के लिए नॉट एप्लीकेबल है। आइसोटोप के लिए बच्चों अप्लाई नहीं होता ये लॉ, समझ में आया क्या पहला लिमिटेशन? बोलो कोई डाउट है? तो आइसोटोप में अगर कभी फंस जाए तो समझ जाना कि ये लॉ वहां नहीं लगने वाला भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और आता है आइसो वाला, वहां पर भी ये लॉ की ऐसी तैसी होने वाली है, मिटा दें। आपने सब नोट कर लिया ना? तो दूसरा लिमिटेशन देखो इस लॉ का, दूसरा लिमिटेशन नंबर 2 कि नॉट एप्लीकेबल फॉर फंक्शनल आइसोमर्स। तो थोड़ा सा आपको ये समझ में आ सकता है कम, लेकिन हम कोशिश करेंगे बिकॉज आप ऑर्गेनिक कभी छुए नहीं हो। देखिए हम आपको 2 कंपाउंड दिखाते हैं, C2H5OH, तुम जानते होंगे ये अल्कोहल है, राइट, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। और ऐसा ही एक कंपाउंड होता है ऐसा CH3OCH3, ये ईथर है। कौन सा कंपाउंड है? ईथर। आगे आप 11th में पढ़ोगे, 10th तक आपने 4 ही 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, 11th में बहुत सारे पढ़ने हैं, बहुत सारे हैं, तो वहां पे मिलेगा ईथर और इथेनॉल। एक्चुअली ईथर और इथेनॉल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल आइसोमर मतलब आप देखो इन दोनों को मिलाकर देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, देखो मिला दो C2H6 और O1, देखो इसी को तोड़ के ऐसे लिखा हुआ, ओ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओ आया थोड़ा सा आया होगा, तुम पढ़ोगे 10th में। आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म सुने हो ना? देखो आइसोटोप और आइसोमर में कंफ्यूज मत होना रे बापा, दोनों में आइसो है। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास, आइसोमर ऑर्गेनिक में। नहीं तो आइसोमेरिज्म आपने सुना होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते थे। और अभी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप,
तो क्या नाम हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बहुत अच्छे। अब आप यहां रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट्स निकालिए। इस लॉ ने क्या बोला था, हर कंपाउंड का यूनिक होना चाहिए। देखते हैं। तो कार्बन 2 बार है तो 12, नहीं 12 कैसे, सॉरी 2 बार कार्बन है तो कितना रेशियो होगा, 24। हाइड्रोजन कितने बार है, 5 और 1 6 बार, तो 6 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16, ये रेशियो आ गया। चलो यहां पर देखते हैं, यहां भी कार्बन 2 बार है तो 24, ऑक्सीजन को इधर लिखते हैं 16 एक बार है तो, और हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है तो सेम। यहां भी रेशियो और ये रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। लो लग गई, सेम रेशियो फॉर टू डिफरेंट कंपाउंड। देख रहे हो पुष्पक, जो तुम बोल रहे थे वो हो गया। तो वहां पर ये लॉ नहीं लगता है। तो फंक्शनल ग्रुप भाई है, इनका फंक्शनल ग्रुप का टेस्टिंग है। अल्कोहल जो प्रॉपर्टी दिखाता है ईथर वो नहीं दिखाता है। जैसे अल्कोहल पी सकते हो, ये थोड़ी पी सकते हो। बहुत सारे प्रॉपर्टी आपको हम ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। वेट, अल्कोहल और ईथर को पहचानने के अलग टेस्ट बने हुए, अलग जांच प्रक्रिया है। वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस प्रक्रिया, क्योंकि इनके लिए वो फेल हो गया। समझ में आ रहा है। इस बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रेम से नहीं पढ़ता है तो क्या करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे, दो लात मार के पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो जरूर हम। क्या है, तो इस पे मान लो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से पता नहीं चल रहा तो हम कोई दूसरा ऑर्गेनिक के टेस्टिंग मेथड है, आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। आपको एनालिटिक केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, जिसमें पढ़ाया जाता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। चलिए अभी तो शुरुआत है, जस्ट बिगिनिंग। आइसोमर में तो सबका ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, भले बट सब जगह रेशियो सेम नहीं मिलेगा। हाँ क्या बोल रहे हो भाई। अरे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखाया हमने। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बच्चों ध्यान सुनेंगे। मल्टीपल मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, नाम से पता चल रहा है। तो एक से ज्यादा, सुनो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं ये लॉ में कि अगर आपके पास दो एलिमेंट है और दो एलिमेंट जुड़ जुड़ के अलग अलग बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है, देखना यहां पे, ठीक है। व्हेन टू एलिमेंट्स जॉइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, जैसे पहला लॉ में आपको पढ़ाया गया, इसके पहले वाला, कि अब जो दो एलिमेंट जुड़ के एक कंपाउंड बनेगा तो उनका रेशियो फिक्स। लेकिन अगर दो एलिमेंट जुड़ के अलग अलग कंपाउंड, जैसे ये सब अलग अलग कंपाउंड है, ये सब अलग अलग कंपाउंड है, तुमको एक आश्चर्यजनक बात बताती है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला। लाफिंग गैस सुने हो, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। नाम पढ़ना है तो पढ़ लो। इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसका नाम डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। और इसका नाम डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। बहुत आसान लग रहा होगा नाम लिखना। ये अस है, अस मतलब कम होता है, इक, फिर ये नाम नंबर लिखा हुआ और कुछ नहीं। तो अब आप यहां पर रेशियो निकालिए, देखिए रेशियो ऑफ वेट। तो नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का कितना होता है, देखो लिखते चलो यार, नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, किसी को पता है, जल्दी बताएगा। 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 17। 14, 17 बोल रहा है, बाप रे बाप, एक से एक। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। पता है क्या आपको, पता है क्या, नहीं पता है, बहुत शर्म की बात है यार। देखो तो 2 बार नाइट्रोजन है तो कितना होगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, समझ रहा, 14 टू जा। और ऑक्सीजन कितना हो गया बताओ, 16। ओके, अब देखो यहां पर नाइट्रोजन एक बार है तो 14 ले लो, और ऑक्सीजन भी एक बार 16। देखो उसके बाद इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन फिर से 28 हो गया, फिर यहाँ पे 16 दूना 32, 48, 48। देखना ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है सब। यहाँ पे देखो 14 दूना 28, यहाँ भी 28 हो गया,
और यहाँ कितना आ रहा है बताइए? हाँ 64 आ रहा है। ओके, अब आप क्या करिए, सब नाइट्रोजन को इक्वल बनाओ काट के। यहाँ 14 है, सब 28 28 है, तो हम सबको काट के इक्वल कर लेते हैं। 2 से काट दो, 4 से मत काटना क्योंकि 4 से ये नहीं कटेगा, 2 से हम काटेंगे, इक्वल बनाएंगे। इधर ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 14 14 14 14। इसको 2 से काटे तो ये कितना होगा 8, इसको नहीं काटे तो 16, इसको काटे हैं हम कितने से 2 से, तो 16 नहीं 16 कैसे 2 से 2 2 जा कितना आ रहा है बच्चों 24। और इसको काटोगे 2 से तो कितना आ रहा 32। किसका माइक चालू है देख तो। ओम बंद करो ना तो। देखो बच्चों इधर तो क्या दिख रहा है तुमको, इस लॉ ने क्या बोला ध्यान सुनो, इस लॉ ने क्या बोला ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब हम लॉ बता रहे हैं। इस लॉ ने बोला कि अगर 2 एलिमेंट मिलके 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो 2 बातें होंगी। पहला बात कि उन सभी कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, देखो फिक्स है, और जो दूसरा एलिमेंट होगा उनका भी मास या तो इक्वल होगा या तो वो होल नंबर रेशियो में होंगे। समझ में आ रहा? इन सभी कंपाउंड में क्या हो रहा, इन सभी कंपाउंड में क्या हो रहा बच्चों कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा, कंबाइन हो रहा 8 16 24 और 32 ग्राम ऑक्सीजन से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और उनका रेशियो, देयर रेशियो उनका रेशियो कितना है इनका, देखो 1:2:3:4। लाइन से होगा कोई जरूरी नहीं है, होल नंबर होगा। मतलब नहीं समझा होगा, आपको हम एक दूसरा एग्जांपल देते हैं समझ जाओगे। जैसे हमने बोला, हमने बच्चों को एक बोला, देखो हमने एक कंपाउंड बना दिया H2O और रेशियो आ गया 1:8। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब हमने एक बच्चे को बोला कि एक हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दूसरा कंपाउंड बनाना चाहते हैं। हमने एक बच्चे को बोला हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दूसरा कंपाउंड बनाना चाहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कुछ ऐसा होना चाहिए 3:9। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? तो सोचेगा वो लॉ सोच के सोचेगा कि सर अगर 2 एलिमेंट को मिला के कुछ अब ज्यादा कंपाउंड बनाते हो तो पहला एलिमेंट का मास सेम रहना चाहिए। यहाँ 1:8 था, यहाँ 3 से काटेगा, 3 एकम 3, 3 3 का 9। बना सकते हैं सर, आप बना सकते हैं अपना कंपाउंड जिसमें 3:9 का रेशियो, क्योंकि इसको कटने के बाद भी पहला रेशियो क्या आ रहा है इक्वल और दूसरा वाला होल नंबर में आ रहा है। बोलो आया नहीं आया? आया नहीं आया? अब हमने पूछा कि हम एक दूसरा कंपाउंड बनाना चाहते हैं जिसमें रेशियो 3:5 हो, बताओ बनेगा कि नहीं? तो उसने सोचा कि इसको 1 करते हैं, तो इसको 3 से काट के देखा कट ही नहीं रहा, 5 से काट के देखे कट ही नहीं रहा। मतलब अगर जबरदस्ती काटोगे भी, मान लो तुम जबरदस्ती काटोगे तो होल नंबर नहीं रहेगा। 3 1 जा 3 काट भी लिए तो पॉइंट पे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो बताओ ऐसा कोई कंपाउंड बन सकता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के जिसमें मास का रेशियो 3:5 हो? बताओ बच्चों, बन सकता है ऐसा कंपाउंड जिसमें मास का रेशियो 3:5 हो? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये लॉ बोलता है कि अगर आप 2 एलिमेंट को जोड़ के अगर ज्यादा कंपाउंड बनाने जाओगे तो उसमें पहला एलिमेंट का मास फिक्स, कोई एक एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग पहला, देखो ये थोड़ा गलत हो सकता है, कोई एक एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए, कोई एक एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए और दूसरे एलिमेंट का मास होल नंबर में आना चाहिए डिवाइड करने के बाद, उनका रेशियो होल नंबर में। ठीक है, दूसरा एलिमेंट जैसे ये 8 है ये 3 है, होल नंबर में आया ना ऑक्सीजन का मास, तो ये बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा? तो ये लॉ क्या बोलता है कि when 2 elements combine to form 2 or more compounds, when 2 elements combine to form 2 or more compounds, then fixed mass of one element, मेरी भाषा को सुनना, fixed mass of one element combined with different mass of another element and the ratio of mass of another element in whole number ratio, और दूसरे वाले का मास भी क्या में होना चाहिए? होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। या तो इक्वल भी हो सकता है, होल नंबर में होना तो इक्वल होना। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, खत्म हो
देखिए तो लॉ हमने लिख दिया है। आप लॉ देखो, लॉ क्या है, हम कोई साइंटिस्ट आता है कुछ खोज करता है और उसको लॉ बना देता है। लॉ का मतलब समझता है जिसको आप प्रूफ नहीं करोगे, हम उसके लिए आपको प्रमाण दे सकते हैं बट हम साबित नहीं करेंगे अपनी बात को। न्यूटन का लॉ कोई प्रूफ है नहीं है, तो मान लिए एक्शन के रिएक्शन, हम उनको एग्जांपल देके समझाते हैं। तो उसी तरह लॉ आप पढ़िए और देखिए कि सब जगह लागू हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा तो बोल दो लॉ गलत, दो चमाट लगाओ, उसको गलत बना दिया लॉ। बट लिमिटेशन भी पढ़ाया जरा साथ में कि भाई यहां मत लगा देना, यहां मत लगा देना। ड्राइविंग लाइसेंस का कानून सब जगह नहीं लगता है, विदेशों में नहीं लगता है, तो एक कानून सब जगह नहीं चलता है, भी बात है। तो देखिए डिस्कवरी डाल्टन ने किया था, इसका खोज बहुत फेमस साइंटिस्ट किसने किया था, डाल्टन। क्या बोला इस लॉ में इन्होंने, देखो लॉस पढ़ लो पहले एक बार, फिर इस एग्जांपल को फिर समझेंगे। बोला जब व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट जुड़ेंगे, दो के लिए बात कर रहे हैं, तीन की बात नहीं कर रहे हैं, टू फॉर्म, तो बनाएंगे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड। दो एलिमेंट जुड़ के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर बना रहे, मान लो कोई भी दो एलिमेंट का ले ही लो, कोई भी दो एलिमेंट का एग्जांपल ले ही लो, हम आपको और भी लेंगे, हजारों लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, SO2 SO3 मेरे दिमाग में है, दो एलिमेंट मिलकर दो को कंपाउंड देखा होगा तुमने केमिस्ट्री में। चलो उस पे भी लगा के देखेंगे लॉ लगता है कि नहीं, गलत हो गया तो बजा देंगे हम डाल्टन को। डाल्टन कैसे बजाओगे, है ही नहीं। देखिए तो क्या बोल रहा है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आप ले लोगे, देन तब क्या होगा, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का अलग अलग मास। यहां देखो एक एलिमेंट का अलग अलग मास, इधर ध्यान दो रे, यहां देखो एक एलिमेंट का अलग अलग मास, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विथ, जुड़ेगा फिक्स मास ऑफ अनदर रेशियो। ये देखो फिक्स मास ऑफ अदर रेशियो दिख रहा है। एंड इसके अलावा क्या है, ये जो आएंगे वो होल नंबर आना चाहिए, ये भी बोला है। एंड द रेशियो ऑफ मासेस हो गया यहाँ पे, एंड द रेशियो ऑफ, पता नहीं क्या हो गया, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ अदर एलिमेंट बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ गया, अदर एलिमेंट के मास का रेशियो होल नंबर रेशियो में आना चाहिए। यहां भी आ रहा होल नंबर, यहां भी आ रहा है, बोलो समझ में आ गया। चलो यहां लगा के देखते हैं इस लॉ को। क्या बोला था इसने कि भाई आपका रेशियो जो आना चाहिए, पहले एक एलिमेंट का इक्वल आना चाहिए और दूसरे का होल नंबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो यहाँ लिखते हैं सल्फर का नंबर 16, मास कितना होगा 32, मास कितना होगा 32। क्या तुम ऐसे लिख रहे हो तो तुम एक दिन मेरे जैसा सब याद रखोगे। तो 32, ऑक्सीजन का हो गया 16 दूना 32, क्या बात है। इसका लिखो यहाँ पे 32 और यहाँ पे लिखो 48, जम रहा है कि नहीं। देखो ये एक का इक्वल और दूसरे का रेशियो में 1:2 है ना, सही है। लो कहीं भी आप चेक कर लो, और चेक करना है कि मान गए मेरी बात, और चेक करना है इस लॉ को कि मान गए, बताओ। बोल नहीं रहे सब। चलिए अगला है तीसरा लॉ, चौथा आ गया, चौथा। तो अगला लॉ है गे-लुसाक लॉ। देखो नाम में साइंटिस्ट का नाम दे दिया इन्होंने, गे-लुसाक लॉ, नाम अच्छा नहीं रखा इसका। ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो 5 और 6 लॉ में से सारे लॉ मास पे लगते हैं, इसको छोड़ के वॉल्यूम पे लगता है। ये सारे लॉ मास पे लगते हैं, मास की बात हुई है ना, वेट की। बाकी अकेला इस लॉ में वॉल्यूम की बात होगी, ठीक है। और वॉल्यूम गैस का नापा जाता है। तो इसका डिस्कवरी तो तुम नाम भी देख रहे होगे, खोज नहीं होता है, गिवन बाय होता है। गिवन बाय किसने दिया, गे-लुसाक। इन्होंने क्या बोला कि जैसे कोई भी गैस कंबाइन होता है, जैसे H2 और Cl2, दो गैस, अच्छा ये लॉ सिर्फ गैस में लगता है, एप्लीकेबल इन गैसियस रिएक्शन। गैसियस में लगेगा, ठीक है, सॉलिड लिक्विड में नहीं लग सकता। और हमने कल बताया था कोई भी लॉ लगाने के लिए आपको क्या होना जरूरी है बच्चों, कोई भी लॉ लगाने के लिए आपको पहले बैलेंस होना जरूरी है। देखो है, तो आप देखिए इन्होंने क्या बोला कि गैस जब कंबाइन होगा तो इसके सामने का जो नंबर होता है, देखो ना बच्चों, ये सामने के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइचियोमेट्री। क्या बोलते हैं इस नंबर को, क्या बोलते हैं इस नंबर को, कल बताया था हमने, स्टाइचियोमेट्री। ये स्टाइचियोमेट्री वॉल्यूम को दर्शाता है। स्टाइचियोमेट्री किसको दर्शाता है, वॉल्यूम को। यही ये लॉ बोला था, मतलब ये 1 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है,
और ये 2 वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को आप ml में नापिए, नहीं तो लीटर में नापिए। मतलब हम एग्जांपल देते हैं, मतलब आपने मान लिया ये 10 ml डाला, ये 10 ml डाला, तो ये पक्का कितना ml बनेगा? 20 ml बनेगा, क्योंकि 1 1 तो ये 2 बनेगा। फील हो गया? थोड़ा ये तो आसानी से फील हुआ। अगला देखना तो मेरा दिमाग चक्कर खा जाएगा। अगला एग्जांपल है, पक्का चक्कर खाने वाला है। तुमको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत आसान है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये प्लस करो आता है, ऐसा चमाक खाओगे। अभी अगले लॉ देखो N2 गैस प्लस H2 गैस मिलके बन गया NH3 गैस। बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ 3 लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए, गैप बैलेंस हो गया। बताओ इसका स्टाइचियोमेट्री है 1, यहाँ 3 और यहाँ 2, ये इसका स्टाइचियोमेट्री है। बच्चों इसका ही पूरा खेला है केमिस्ट्री में। देखो अभी तक हमने इसको बताया था कि इसको मोल मानना, बट अभी हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम मानना। गैस में वॉल्यूम, मोल भी मानते हैं बट इसको वॉल्यूम मानेंगे। गैस के लिए इसको एक नाम और देंगे, वॉल्यूम। तो मतलब ये 1 वॉल्यूम, अब देखना ये 3 वॉल्यूम, देखना अभी थोड़ा माथा घूमने वाला, और ये 2 वॉल्यूम। लग गई कैसे? अब हम बोलेंगे ये 10 ml, तो ये 30 ml, तो बताओ तुम्हारा कितना बनना चाहिए? 40 बनना चाहिए। गलत, 40 नहीं बनेगा, ये 2 वॉल्यूम है मतलब 20 ml बना। तुम बोलोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां गया? तुम बोलोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां गया? हम चट से मार देंगे, बिकॉज ये वॉल्यूम है। मास का लॉ कैसे लगा रहे हो? बिकॉज ये वॉल्यूम है, तुम मास का लॉ कैसे लगा रहे हो? आई बात समझ में? ये है कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का। भाई वॉल्यूम पे मास का लॉ लगा रहे हो, ये कोई बात हुई क्या? अब कोई बच्चा मान नहीं रहा है, कोई मान नहीं रहा है, कहां गया सर, कहां गया, लफड़ा हो गया। अरे कहीं नहीं गया यार, ये इसके अंदर घुस गया है। देखो NH3 2 मोल ऑफ NH3, फील करो। यही तो ये लॉ बोलता है, यही तो इस लॉ पढ़ने का कमाल है। अगली बार कोई आपसे पूछे ऐसे रिएक्शन लिख के गैस में, ये इतना ml, ये इतना ml, तो बताओ ये कितना ml, तो ऐसा जोड़ के मत बोल देना, गलती हो जाएगा। उसके अंदर जाके वो बॉन्ड बना के उसके अंदर घुस जाता है, तो कम ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे प्लस करके नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है कि 1 लीटर शक्कर, 1 लीटर पानी, 2 लीटर शरबत। स्टाइचोमेट्री क्या दिखाता है? स्टाइचोमेट्री मोल वॉल्यूम को दिखाता है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स को भी तो दिखाता है। तो बचपन में हम लोग को ये तीसरा वाला बताया जाता है, ये बताया जाता है बचपन में यही बताया गया होगा क्या, कि यहां सामने 2 लिखा है, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। सीखा था ना तुमने? हाँ, यहाँ 1 लिखा है मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। बचपन में सीखे होगे ना कि सामने का नंबर वह क्या दिखाता है? मॉलिक्यूल की संख्या दिखाती है। बहुत अच्छा, ये बचपन में। अब बड़े हो गए तो और सीखो, ये सामने का नंबर मोल दिखाता है, 1 मोल 2 मोल जो भी नंबर है, और अगर वो गैस है तो वॉल्यूम भी दिखाता है। बस यही एक नया लॉ बना के इन्होंने बोला, गेलुसाक ने, वॉल्यूम भी दिखाता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? क्या बोला इस लॉ ने? कि जब गैस कंबाइन होगा तो इनके फिक्स रेशियो ऑफ वॉल्यूम में कंबाइन होता है। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैस कंबाइन होगा, दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। थोड़ा इस वर्ड को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि ऐसा ही सेम सेंटेंस इसके पहले वाले लॉ में लिखा था, दे कंबाइन इन फिक्स रेशियो ऑफ मास, लिखा था मास, यहाँ वॉल्यूम लिखा है। बस इतनी सी बात समझना था। गेलुसाक ने जो बातें मास में बोली गई थी कंपाउंड के लिए, इन्होंने बोल दिया वॉल्यूम में जुड़ता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज गैस को अगर तुम गर्म करोगे तो फैल जाएगा, और दबाओगे तो चिपक भी जाएगा। इसीलिए प्रेशर और टेम्परेचर सेम, मतलब इसको जितना प्रेशर दिया, इसको जितना प्रेशर देना है, इसको भी प्रेशर देना। ऐसा नहीं धोखाबाजी कर देना, इसको ज्यादा प्रेशर दे देना, इससे भारी सवाल पूछ लेना, इससे आसान सवाल पूछ लेना, ये जीत जाएगा। वाह, ऐसा तो नहीं होता है, बेईमानी कर दिया तुमने। एक लेवल का सवाल पूछो, ठीक है। यहाँ पर क्या रेशियो है ये दिख रहा है ना, यहाँ पर किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है? यहाँ पर रेशियो हो रहा 1:1:2। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस, तो ये लॉ बहुत आसान था, आपको आ गया होगा। नेक्स्ट एवोगाड्रो लॉ। नेक्स्ट बच्चों एवोगाड्रो लॉ पर के आगे बढ़ते हैं। नाम ही साइंटिस्ट का मिल गया तो याद नहीं करना पड़ेगा। एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ ध्यान देंगे, साइंटिस्ट का ही नाम एवोगाड्रो है तो क्या दिक्कत है? इन्होंने क्या बोला, बहुत ही जबरदस्त लॉ है यार, ये बहुत ही जबरदस्त है। इन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त लॉ बना दिया।
तो इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases contains equal number of particles at constant ये भी गैस के बारे में देख लो, ये भी गैस के बारे में। जैसे आप समझना एग्जांपल, एक एग्जांपल समझना, जैसे H2O2 और H2Cl2 और HCl, तीन गैस हमने लाया, ध्यान समझना, और तीनों को हम 1 लीटर कंटेनर में भरे, 1 लीटर के बॉक्स लाए, तीनों को उस 1-1 लीटर के बक्सा में भरे, तीनों को 1-1 लीटर के बक्सा में भर दिए, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान देने वाले हैं। और तीनों का टेम्परेचर प्रेशर हमने एसटीपी रखा, एसटीपी बोल दिए तो क्या हो गया बताओ, सबका टेम्परेचर प्रेशर फिक्स हो गया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कल बताए थे, रूम टेम्परेचर प्रेशर 1 atm। और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरे, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरे, इसके अंदर क्लोरीन गैस भरे, और इसके अंदर HCl भरे, अलग अलग गैस भरे। तो हमने देखा इसके अंदर अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गया, इसके अंदर अगर रखा हमने 100 मॉलिक्यूल समा गया, मान लो, मान रहे हैं इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल समा गया, तो इसके अंदर भी 100 ही मॉलिक्यूल समाया। लेकिन कुछ लोग अगर ये लॉ नहीं पढ़ेगा तो ऐसा बकवास बात करेगा, ये साइज में बड़ा है तो इसको रखने को ज्यादा जगह लगेगी तो ये कम जाना चाहिए, यही ये बोलता है। नहीं नहीं, ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है अगर तुमने वॉल्यूम सेम रखा, ये देखो वॉल्यूम सेम रखे 1-1 लीटर, तो कोई भी गैस ला लो और टेम्परेचर प्रेशर सेम रखना, कोई भी गैस ला लो तो उसके अंदर पार्टिकल की संख्या इक्वल होगी। वाह भाई वाह, मजा आ गया। मतलब एक डब्बे में आप गैस भरो, एक डब्बे में आप गैस भरो, हाइड्रोजन गैस भरो, अगर उसके अंदर पार्टिकल की संख्या 100 आई, अब इसमें कोई भी गैस भर के देखना 100 ही आएगा, 101 नहीं घुस सकता उसके अंदर, अगर टेम्परेचर प्रेशर वही रखे तो। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही जबरदस्त लॉ है। अब देखो ध्यान से समझना, अब इसका यह भी मतलब है कि अगर हम 2 लीटर कंटेनर कर दें, अगर हम यही कंटेनर को 2 लीटर कर दें तो इसके अंदर कितने पार्टिकल समा जाएंगे, 200, क्योंकि इसने क्या बोला, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल तब होगा जब वॉल्यूम इक्वल रहे। तो वॉल्यूम इक्वल है तो इक्वल नंबर पार्टिकल, वॉल्यूम डबल तो पार्टिकल भी डबल, वॉल्यूम ट्रिपल तो पार्टिकल भी ट्रिपल। समझ में आ गया, आ ही गया होगा, आ गया क्या बच्चों। अब देखिए इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पे क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 3 गैस है मेरे पास, 3 गैस CO2, F2 और NH3, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं। 3 गैस है, इसको हमने 1 लीटर के कंटेनर में भर दिए। 4 गैस है, 4 है, एक और है हीलियम भी। इन चारों गैस को हम 1 लीटर के कंटेनर में भर दिए रूम टेम्परेचर पे। तो बताओ इनके पार्टिकल के संख्या का रेशियो, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द, क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द गैस। इनके गैस के अंदर एटम्स का रेशियो बताओ, गैस के अंदर किसका रेशियो बताओ, एटम का रेशियो बताओ, एटम का, गैस के अंदर बच्चों एटम्स का रेशियो बताना है, बताओ कितना आएगा। गैस के अंदर सबका 1 1 1 1 है। एटम है कि मॉलिक्यूल है, एटम है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ही आएगा। देखिए आप लोग थोड़ा सा गलती कर देंगे इसको बनाने में। देखिए सबसे पहली बात हमने क्या बोला, सेम मॉलिक्यूल होगा बच्चा, एटम नहीं बोला हमने। अगर कोई एटम गिनेगा तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ क्लोरीन के 2, इसका भी 2, खैर एटम भी सेम हो गया गलती से। बट यहाँ देखो, यहाँ पर इसका 1 मॉलिक्यूल आएगा, इसका भी 1, मान लो नहीं 1 नहीं, मान लो n मानते हैं, n मॉलिक्यूल, इसका भी n, इसका भी n, इसका भी n। मॉलिक्यूल ना बच्चा, मॉलिक्यूल समझता है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल सेम आएगा ना रे। बट एटम पूछा हुआ है तो इसके अंदर कितना एटम है, एक में 3 एटम है और टोटल ये n बार है, तो कितना आएगा ये टोटल बताओ, 3n।
एटम 3n होगा, इसका एटम कितना होगा 2n, इसका एटम कितना होगा 3n और इसका एटम n। ये एटम्स हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बच्चों, हाँ ना बोलो, समझ में आया नहीं आया? दिल से बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी आप 4n होगा। फिर से समझो, फिर से दोनों, ये लॉ ने क्या बोला था? ये लॉ ने बोला था इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल में आता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लो, पार्टिकल्स की जगह अच्छा रहेगा। नहीं पार्टिकल्स ही ठीक है यार, क्योंकि कोई कोई गैस मोनो एटॉमिक भी है, एक एटम वाला। हीलियम गैस तो अकेला रहता है ना, मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। ठीक है, पार्टिकल मतलब जैसे H2 मिला के एक गिना जाएगा, Cl2 मिला के एक गिना जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? समझ रहा है? बट इसके अंदर एटम कितना है? 2 गो। जैसे CO2 गैस लिखोगे तो ये मॉलिक्यूल तो 1 है, अभी तो सिखा रहे थे यार, सामने वाला नंबर मॉलिक्यूल है, बट एटम टोटल कितना हो गया 3। तो हम तुमसे रेशियो ऑफ एटम्स पूछे हैं, तो हमको पहली बात ये समझ में आई कि मॉलिक्यूल सबका इक्वल होगा इस लॉ की मदद से। इस लॉ से ही सवाल बना, इस लॉ के बिना नहीं बनता, क्योंकि इसी लॉ ने बोला था सबके मॉलिक्यूल सेम होंगे, तो इसलिए हम सबका n मान लिए, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सेम है। तो बट एटम पूछ लिया तो इसके अंदर 3 लोग होते हैं, तो 3n होगा ये। मान लो CO2 एक बार है तो 3 गो है, 2 बार CO2 रहता तो 6 बार होता ना एटम। तो n एटम है तो कितना होगा 3n, ये कितना होगा 2n, ये 4n और ये n। रेशियो बताओ, रेशियो यानी काट दो जो कॉमन है, 3:2, 2:4:1। आंसर बोलो, समझ में आया?